इस कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं नामी नाम की एक लड़की से, जो कि एक आम लड़की है और आम लोगों की तरह उसका भी दिन सुबह अपने फोन के साथ ही शुरू होता है और रात को फोन का इस्तेमाल करते करते ही खत्म होता है। तभी एक दिन जब नामी अपने ऑफिस का काम खत्म करके बस से वापस अपने घर जा रही थी, तभी हम देखते हैं कि बस से जल्दबाजी में नीचे उतरने की वजह से नामी का फोन बस में ही गिर जाता है, जिसके कुछ ही समय बाद एक अनजान आदमी उस फोन को वहां से उठा लेता है। इसके बाद अगले दिन नामी की एक दोस्त का उसके फोन पर कॉल आता है, जिसे वो अनजान आदमी उठाता है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो खुद नामी की दोस्त से बात नहीं करता, बल्कि एक दूसरे फोन से ऑल वॉइस यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई एक नकली आवाज से बात करता है। इसके बाद वो नामी की दोस्त को बताता है कि उसे वो फोन बीती रात को एक बस में मिला था। इसके बाद नामी की दोस्त उसके घर पहुंचती है, जहां पहुंचकर वो नामी को उसके खो चुके फोन के बारे में बताती है और उधर वो अनजान आदमी नामी को इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद वो नामी के हर सोशल मीडिया हैंडल पर उसकी हर पिक्चर, हर पोस्ट को चेक करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो आदमी इस सारी जानकारी को नोट भी करता जा रहा था कि तभी नामी के फोन पर नामी का ही कॉल आता है, जो कि अपने दोस्त के फोन से उससे बात कर रही थी। जिसके बाद नामी उस आदमी को फोन देने के लिए पास ही के एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। लेकिन फोन कट होने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी नामी के फोन की स्क्रीन को एकदम से तोड़ देता है। इसके बाद हम इस कहानी के एक दूसरे पहलू पर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उसी शहर में जंगल के पास पुलिस को एक लाश मिलती है, जिसकी किसी ने बुरी तरह हत्या कर दी थी। और यहाँ हम मिलते हैं जीमन से, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था और इस केस पर काम कर रहा था। छानबीन करते हुए जीमन उस जंगल में जाता है, जहां उसे एक पेड़ पर अपने बेटे का नाम लिखा दिखाई देता है। जिसके बाद जीमन को शक होने लगता है कि कहीं इस मर्डर के पीछे उसके बेटे का ही हाथ तो नहीं है। असल में जीमन का बेटा जीमन बड़ी ही छोटी उम्र में घर छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत नफरत करता था और घर से जाने के बाद वो अकेले ही रहने लग गया था। लेकिन जीमन और उसकी माँ अब भी चैटिंग के जरिए बात किया करते थे और जीमन इसी तरीके से अपनी माँ के टच में था। दूसरी तरफ नामी अपने पिता के पास उनके कैफे में जाती है, जहाँ उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या उसका फोन उसे मिला या नहीं। तभी उसे कैफे के फोन पर एक कॉल आता है, जिसमें वही अनजान आदमी नामी को बताता है कि उसने उसका फोन गलती से गिरा दिया था और इसलिए उसने उसके फोन को रिपेयर शॉप पर दे दिया है, जहां उसने उस रिपेयर की पेमेंट भी कर दी है और नामी सीधा जाकर अपना फोन वहां से ले सकती है। इसके बाद नामी उस मोबाइल रिपेयर शॉप पर पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं कि उस दुकान का मालिक वही अनजान आदमी था। इसके बाद वो अनजान आदमी उस फोन को ठीक करने के बहाने से उसे उस फोन का पासवर्ड मांग लेता है और पासवर्ड मिल जाने के बाद वो आदमी नामी के फोन में एक इल्लीगल स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाल देता है, जिसका सीधा मतलब ये था कि अब नामी के फोन की हर चीज उस आदमी के पास पहुंच चुकी थी। वो आदमी अब हर समय नामी के फोन के कैमरे से ये देख सकता था कि नामी क्या कर रही है। साथ ही वो नामी के फोन के माइक से वो सब कुछ सुन सकता था जो नामी कह रही है और ये सारी इंफॉर्मेशन निकालकर वो नामी की सारी जिंदगी के बारे में नोट्स बनाता जा रहा था। तभी एक दिन वो आदमी नामी के पिता के कैफे में पहुंच जाता है, जहां वो पहली बार नामी से मिलता है और वहां एक ड्रिंक ऑर्डर करता है, जहां वो नामी को बताता है कि वो उस कैफे का रेगुलर कस्टमर है। लेकिन जब ये बात नामी के पिता को पता चलती है तो उन्हें उस आदमी पर शक होने लगता है, क्योंकि वो आदमी उस कैफे में पहली बार आया था, तो फिर उसने नामी से झूठ क्यों कहा। खैर, अपनी ड्रिंक खत्म करके वो आदमी वहां से चला जाता है और फिर से नामी के फोन की मदद से उस पर 24 घंटे निगरानी रखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उस आदमी को सब कुछ पता चल जाता है कि जैसे नामी को क्या पसंद है, नामी के करीबी लोग कौन कौन हैं, नामी के बैंक अकाउंट्स कहां कहां पर हैं। यहाँ तक कि वो नामी के घर के डोर लॉक का पासवर्ड तक जान चुका था और नामी के जीवन की सारी जानकारी वो एक नोटपैड पर लिखता जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के लैपटॉप के वॉलपेपर पर उसी लड़की का चेहरा लगा हुआ था, जिसकी लाश कुछ समय पहले पुलिस को मिली थी। और तभी वो आदमी अपना वॉलपेपर चेंज करके वहां नामी की तस्वीर लगा लेता है, जिसका साफ मतलब ये था कि उस आदमी ने पहले एक दूसरी लड़की की हत्या की और अब बारी नामी की आ चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नामी के ऑफिस में उसकी बॉस नामी को बताती है कि वो नामी की कड़ी मेहनत की बदौलत उसकी सैलरी डबल कर रही है, जिसे सुनकर नामी बहुत खुश हो जाती है और ये सब बातें वो आदमी भी सुन रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीमन अपनी पत्नी के फोन को चेक करता है, जहां उसे वो सारी चैट्स मिल जाती है जहां जीमन अपनी माँ से बात कर रहा था। उन्हीं चैट्स में से उसे जीमन के घर का एड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने बेटे जीमन के घर पर छानबीन करने के लिए पहुंच जाता है।
उस घर की छानबीन करते करते जीवन को ऐसी कई सारी चीजें मिलती हैं जो कि उस मरी हुई लड़की की लाश से मैच हो रही थी। तभी वो अनजान आदमी उस घर में पहुंच जाता है और तब हमें पता चलता है कि वही जीवन का बेटा जीवन है। इसके बाद जीवन अपने पिता को उसके घर में छानबीन करते हुए देखता है, जिसके बाद वो अपने पिता को मैसेज भेजता है जिसमें जीवन की बिल्कुल उसी समय की तस्वीर थी। इसके बाद जीवन उस घर के बाहर जाकर देखते हैं और जीवन एक के बाद एक तस्वीरें भेजना शुरू कर देता है ताकि जीवन उसके घर के आसपास जुंग योंग को ढूंढना शुरू कर दे। और होता भी ऐसा ही है, जिसके बाद पीछे से अपने घर में आकर जीवन उस घर में सभी सबूत मिटा देता है। इसके बाद जीवन फिर से नामी के पिता के कैफे जाकर वही ड्रिंक ऑर्डर करता है और इस बार जीवन वहां आकर नामी से बात करके उससे घुलने मिलने की कोशिश करता है। लेकिन नामी के पिता को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें तो उस लड़के पर पहले से ही शक था, जिसकी वजह से नामी के पिता नामी को उस लड़के से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन नामी अपने पिता की बात को नजरअंदाज कर देती है और नामी और उसके पिता के बीच हुई ये सभी बातें और बैठा जीवन भी सुन रहा था। जिसके कुछ समय बाद जीवन नामी के पिता के फोन पर नामी के नाम से एक लिंक भेजता है और उस लिंक पर जैसे ही नामी के पिता क्लिक करते हैं तभी जीवन उनका भी फोन हैक कर लेता है। इसके बाद उसी रात को नामी की दोस्त उसके घर आती है, जिसके बाद नामी उसे बताती है कि कैफे में आने वाले आदमी को शायद वो उसे पसंद करने लगी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीवन नामी के पिता के घर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो उन पर हमला करके उन्हें बंदी बना लेता है और अब से नामी के पिता के घर ही रहना शुरू कर देता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और जब नामी उठती है तब उसे पता चलता है कि वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी और जब वो अपना फोन खोल कर देखती है तब उसे पता लगता है कि किसी ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसी की कंपनी के बारे में बहुत बुरा भला और गलत सलत पोस्ट कर दिया है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और इसके बाद जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां उसकी बॉस, जो कि कुछ दिनों पहले तक उसकी तारीफ करने से नहीं रुक रही थी, वही आज उसे अपने ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुंग योंग अपने नोटपैड पर नामी के पिता और बॉस का नाम काट देता है। असल में जुंग योंग ने उन सभी लोगों के लिए एक लिस्ट बनाई थी जो नामी के करीबी थे और अब इस लिस्ट में सिर्फ एक ही इंसान का नाम बचा था और वो नामी की दोस्त का था। दूसरी तरफ नामी अपने साथ हुई घटना से बहुत दुखी थी, जिसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ उस शहर के एक साइबर सिक्योरिटी सेल में जाती है, जो उनकी रिपोर्ट सबूत की कमी होने के कारण लिखने से मना कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन बड़ी ही चालाकी के साथ जुंग योंग फिर से नामी से मिलने उसके कैफे जाता है, जहां उसे नामी और उसकी दोस्त मिलते हैं, जहां जुंग योंग उन्हें बताता है कि वो हैकिंग के बारे में सब कुछ जानता है। जिसके बाद वो उन दोनों को बताता है कि कैसे एक हैकर उनकी सारी जानकारी उनके फोन के कैमरा और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके ले सकता है। इसके बाद बड़ी ही चालाकी से नामी को कैफे के बाहर अकेले बात करने के लिए बुलाते हैं, जहां वो नामी को उसी की दोस्त के खिलाफ भड़का देता है और उसे बताता है कि हो ना हो ये इल्लीगल स्पाईवेयर उसकी दोस्त ने ही उसके फोन में इंस्टॉल किया होगा। जिसके बाद नामी को भी अपनी दोस्त पर शक होने लग जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और नामी की दोस्त उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। उधर फिर से जंगल के किनारे पुलिस को 6 लड़कियों की लाशें और मिलती है, जिसके बाद उन सभी मर्डर्स का भी शक जीवन को अपने बेटे पर ही होता है। तभी जीवन के साथी को उसके बेटे की मोबाइल रिपेयर शॉप का एड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद जीवन अपने साथी के साथ वहां पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि जुंग योंग ने वहां से भी ज्यादातर सबूत मिटा दिए थे। लेकिन तभी उन्हें वहां 8 कस्टमर्स की रिसिप्ट मिलती है, जिसका मतलब ये था कि पिछले 8 सालों में सिर्फ 8 ही लोग जुंग योंग की दुकान पर आए थे। लेकिन तभी ध्यान से देखने पर जीवन समझ जाता है कि सभी कस्टमर्स वही लड़कियां हैं जिनका जुंग योंग ने मर्डर किया था और अब 8वां नंबर नामी नाम की लड़की का होने वाला है। दूसरी तरफ नामी को कैफे में बैठे हुए एहसास होता है कि उसका फोन रिपेयर होने के लिए भी तो गया था, तो कहीं उसी दुकान वाले ने ही तो नहीं उसका फोन हैक कर लिया। और इसी बात का पता लगाने वो भी उसी मोबाइल रिपेयर शॉप में पहुंच जाती है, जहां वो जीवन से उसके साथ ही पुलिसकर्मी से मिलती है। जिसके बाद वो दोनों पुलिस वाले नामी को सारी बात समझाते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और नामी उस प्लान के अनुसार जुन योंग जून को अपने घर बुलाती है। लेकिन जैसे ही जीवन अपने बेटे जुन योंग को पकड़ता है तब हमें पता चलता है कि वो आदमी तो जीवन का बेटा है ही नहीं, जिसके बाद वो उसे वहां से जाने देता है। इसके बाद जीवन नामी को उसके पिता के घर छोड़ता है, जहां नामी उसे बताती है कि अगर वो रात को कॉल ना करे तो इसका मतलब वो खतरे में है
अपने पिता के घर में पहुंचकर नामी चुपचाप एक अलग कमरे में जाकर सो जाती है, क्योंकि वो अपने सोते हुए पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी नामी को उस आदमी का कॉल आता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो आदमी उसी घर में मौजूद है। इसके कुछ समय बाद वह आदमी नामी के सामने आता है, जहां नामी उसे अपने पिता के बारे में पूछती है। जिसके बाद वो आदमी नामी से जीवन को मैसेज करके ये बोलने को कहता है कि वो वहां ठीक है और अब वो उनसे कल बात करेगी। दूसरी ओर जीवन को पता चलता है कि उसके बेटे जून योंग की लाश पुलिस डिपार्टमेंट को मिली है, जो कि करीब 1 साल पहले ही मर चुका था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो आदमी जून योंग को मारकर उसके ही नाम से जिंदगी जी रहा था, ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। उधर नामी के पिता के घर पर वह आदमी नामी को भी बंदी बना लेता है, जहां नामी देखती है कि उसके पिता बाथ टब में बेहोश पड़े हैं और वह आदमी उन्हें लगातार टॉर्चर करता जा रहा है। जहां नामी उस आदमी से अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन वो आदमी कुछ ही देर बाद नामी के भी हाथ पांव बांधकर उसे भी उसके पिता के साथ उसी बाथ टब में डालकर उस बाथ टब को पानी से भर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों अब उस पानी में डूबते जा रहे थे। लेकिन तभी जीवन अपने साथी के साथ उस घर में आ जाता है और उस आदमी को खूब मारता है और उसे वहीं हथकड़ी से बांध देता है। वहीं जीवन और उसका साथी वहां जाकर नामी और उसके पिता को बचाते हैं, जिसके बाद नामी गुस्से में आकर उस पुलिस ऑफिसर की गन ले जाकर उस आदमी को शूट कर देती है और वहीं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस नामी और उसके पिता को हॉस्पिटल लेकर जाती है और इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है। तो ये थी अनलॉक्ड फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी